तो दोस्तों यूपी टेट का एग्जाम हम लोगों के एकदम करीब आ चुका है, लगभग न के बराबर समय बचा है। इसमें आप सबका बहुत ज़्यादा मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने साइंस यानी सामान्य विज्ञान का जूनियर के लिए नहीं करवाया है, एक उसके लिए संपूर्ण कवरेज करा दीजिए जैसे आपने सीडीपी और हिंदी के लिए करवाया था। तो दोस्तों अपर प्राइमरी यानी जूनियर के लिए हम लेकर आ गए हैं विज्ञान घटना चक्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो कई बार रिपीट हुए हैं, जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप दोस्तों इसे बिना देखे मत जाना। इसमें घटना चक्र के वही प्रश्न हमने डाले हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, जो हमेशा आने के जिनके चांस रहते हैं। तो दोस्तों ये सामान्य विज्ञान के आपके लिए, यदि आप दोस्तों अपर प्राइमरी यानी जूनियर का दे रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये रामबाण है, इसे बिना देखे मत जाना। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को दोस्तों हम कंसेप्ट से एक एक प्रश्न को तोड़कर समझाए हैं। अगर देख लेंगे तो आपका बहुत सारा यहाँ पर दोस्तों फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा आपको नए इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अगर साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, एक एक प्रश्न पर वीडियो पॉज करके देखें आखिर हम कितना कर ले रहे हैं। लोग यहाँ पहला वाला प्रश्न को देखते हैं। आपको दिया गया है दोस्तों इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से भौतिक राशियां आपको दी गई हैं। सदिश राशि की पहचान करिए, यानी निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश अदिश आप लोगों ने खूब पढ़ा है मेरे भाई ने। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, हम लोग उसे सदिश कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो उसे हम लोग अदिश कहते हैं। अ का मतलब नाही या नहीं या नेगेटिव, तो अदिश मतलब दिशा नहीं है, सदिश मतलब दिशा है। तो घनत्व में दिशा नहीं होती है, ऊर्जा में नहीं होती है, द्रव्यमान में नहीं होती, यही गुरुत्वाकर्षण तीव्रता में यही दोस्तों होती है, यहाँ पर आपकी दिशा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए। आगे चले दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न संख्या 92 वाले में थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज सभी सदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर मैंने सदिश आपको समझा दिया, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सदिश मतलब समझ गए आप, जहाँ पर दिशा होती है। आपको ऐसे बता दें जैसे दूरी क्या होती है दोस्तों, अदिश है, इसमें दिशा नहीं है। लेकिन विस्थापन जो होता है उसमें दिशा होती है। दूरी विस्थापन में अंतर जानते होंगे, दूरी पाथ की रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करती है और विस्थापन उस पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे आपको यहाँ से ऐसे करके फिर यहीं चले आए तो दूरी, रास्ता आप कितना गए वो बताती है, और विस्थापन यानी आप पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं, उनके बीच कितना अंतर है ये बताता है। तो इसका मतलब विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश है। तो यही बात यहाँ पर है साथियों। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण, ये यहाँ पर सभी जो हैं वो सदिश हो जाएंगी। और बाकी आप सब में देखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर एक अदिश आ गया है, तो इसलिए वह नहीं होगा। आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ 92 वाले को देखते हैं। बड़ा अच्छा आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपने पढ़ा होगा 9th में, भूल गए होंगे। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आवेग, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग इसी को इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स इंग्लिश आपको याद आ जाएगा, ये इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इम्पल्स यानी आवेग क्या होता है दोस्तों, जब कोई बड़ा बल जो होता है किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो हम उस समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो यही है दोस्तों, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला जो बल होता है यही आपका इम्पल्स यानी आवेग होता है। आपको याद होगा, मैं सिर्फ आपको दोस्तों एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आउटलाइन दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ जाएं कि आप कितना पढ़े हैं, आपके दिमाग में कितना है वो। अब आप पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो मेमोराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है। आगे देखें, यहाँ पर हम लोग एक एक प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि उसकी अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है, जैसे आप बांध बनाकर पानी रोक लिए और जो पानी रुका है और फिर वो प्रेशर से पानी जाके टरबाइन को वहाँ पर करता है, तो वो उसकी स्थिति की ऊर्जा की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर जो होना चाहिए वो बांध के पीछे की स्थित पानी वाला, उसके अपनी स्थितिज ऊर्जा ली हुई है, उसी के कारण वो टरबाइन को हिला पाती है। आगे यहाँ पर देखें हमारा हो गया। आगे देखें हम यहाँ पर
आपसे एक अच्छा सा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है। 1 किलो 2 किलो के 2 पिंड हैं, 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। जमीन को छूने से ठीक पहले उसके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जी का मान यहाँ पर दे दिया है। तो साथियों आप लोगों ने एक चीज़ बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जब अंतिम वेग निकालना होता है, ऐसी जो कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो भार पर यानी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप बड़े द्रव्यमान की वस्तु गिराएं या छोटे द्रव्यमान के ऊपर से कोई वस्तु गिराते हैं तो दोनों उतनी ही वेलोसिटी से नीचे गिरेंगी। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, आवेग अंतिम वेग निकालने का जो फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू √2gh, √2gh। तो √2gh आ गया, तो यानी इसका मतलब इसमें आपका जो भार है दोस्तों वो आया ही नहीं, यानी यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो आया ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा, यानी यहाँ पर 2gh का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें दे देंगे तो यहाँ पर 3 32 हो जाएगा और 32 और यहाँ पर 2 कर देंगे तो 64 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा। तो यही दोनों का 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई लोग अगर दिक्कत हो तो 2 का गुणा ये हो जाएगा, जी यहाँ पर 10 का हो जाएगा और यश 3 आपका 2 हो जाएगा, 10 3.2 32 और ये 32 दूना 64, 64 का 8 हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 96 का, किस तापमान पर सेल्सियस यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है, सेम होता है। तो दोस्तों इसको तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है, खूब रटा है। -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। अब दोस्तों इसकी प्रूफ करने वाली बात आ जा रही है, तो ये प्रूफ कैसे होगा? तो हम लोग जानते हैं सेल्सियस वाला, सेल्सियस इक्वल टू एक फार्मूला हम लोगों को याद है 5/9 इंटू सी, यहाँ पर दोस्तों क्या है सॉरी सी नहीं, फ़ारेनहाइट -32। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर करने की बात कर रहे हैं। तो आप सी और एफ को बराबर कर दिए, आप चाहे तो एफ के स्थान पर सी रख दिए, सी के स्थान पर एफ रख दीजिए। तो हम सी की जगह पर एफ रख देते हैं, तो सी इक्वल टू 5/9, यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर रख दें इनका सी रख देते हैं, यहाँ पर सी -32। अब दोस्तों यही हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, अगर सी का मान यहाँ पर 5 मान इसमें सी का गुणा कराएंगे फिर इसमें करेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, ज़रा देख लो, सॉल्व करके चेक करो। आप इतने मासूम तो हो नहीं मेरे भाई, साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा 5c/9 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 160/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे साथियों, यहाँ पर आप c को इधर लेके चले आओगे, तो ये c को इधर लेके आओगे तो 9c -5, यहाँ पर आपका 4c बच जाएगा, 4c बराबर, अब यहाँ पर जो नीचे तो 9 रहेगा, ये 9 से यहाँ से चला जाएगा क्योंकि यहाँ से जब होगा तब, तो यहाँ से पक्षांतर करोगे तो आपका 160 आ जाएगा और c का मान यहाँ पर माइनस रहेगा तो -40 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखें हम लोग दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि -273.15 का तापमान क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये माइनस है, ध्यान रखना। तो इसको क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान हम लोग कहते हैं। परम शून्य तापमान का मतलब ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इससे नीचे नहीं जा सकता। आगे जरा हम लोग देखते हैं, यहाँ 98 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कब आप चुंबकीय क्षेत्र को अधिक मजबूत पाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे कहाँ, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है हमारी, मैग्नेट है, मान लें ये कोई हमारा मैग्नेट है गोला सा, यहाँ पर कोई मैग्नेट है और मैग्नेट हम लोग जाते हैं ध्रुवों पर, वो ज़्यादा मजबूत होती है और जैसे जैसे ध्रुव से अंदर आएंगे, ध्रुव से सेंटर की तरफ जाएंगे, वो कम होने लगता है। तो यही बात है, जब दोनों ध्रुव एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है क्योंकि ध्रुवों पर उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जब ध्रुव एक साथ हों तब चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें, आपसे 98 हो गया 99 में। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, आपने खूब पढ़ा होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये आपने पढ़ा होगा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। तो दाहिने हाथ की बात है तो हम लोग अपने दाहिने हाथ को अंगूठा
तर्जनी और मध्यमा, मध्यमा मतलब जो बड़ी वाली बीच की है, उसको इस एंगल में फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री में हो। तो दोस्तों आप जब ऐसे तीनों अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगली को 90 डिग्री पर करोगे तो आप अंगूठा आपका चालक की गति को इंडिकेट करेगा, चालक की गति को इंडिकेट करेगा, और ये जो आपकी तर्जनी वाली है यह आपके चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी वाली जो उंगली होती है आपकी, ये तर्जनी वाली यह चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करेगी, और जो मध्यमा वाली जो हमारी बीच की बड़ी उंगली होती है विद्युत धारा को इंडिकेट करती है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया है दोस्तों अच्छे से, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ अंगूठे का पूछा जा रहा है, अंगूठे का ये हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप एक बार फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक बार पढ़ लेना तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो आपको राइट दाहिने का ये जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक धनात्मक तत्व है जो एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो मेरे भाई हम लोग पढ़े हैं ना 2 8 2 8 8 ये वाला रूल पढ़े हैं ना, तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके बारे में आपको बताना है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जो स्टेबल होने के लिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो दोस्तों ये क्लोरीन है। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, नेगेटिव हो जाए, या 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है त्याग दे। तो दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत कठिन हो जाएगा। यहाँ ये एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात कर रहे हैं, तो ये क्लोरीन तो नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन या तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब जाके स्टेबल यानी 10 पे पहुँच जाएगा, तो नियान पर पहुँचेगा, तो ये भी नहीं होगा। और नाइट्रोजन भी तो नहीं होगा, ये तो 7 है। यहाँ पर सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम का आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 8 1 होता है, तो यही 1 आपका इलेक्ट्रॉनिक त्याग देगा, तो आपका 8 स्टेबल पर पहुँच जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे यहाँ हम लोग अगर देखें तो समूह 17 के किस तत्व में, समूह 17 का 17 वाले समूह का कौन सा तत्व किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23 की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 77 एमयू द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों क्लोरीन होती है। ऑप्शन नंबर ए आप समझ जाना, यहाँ पर ये 17वें समूह की बात की जा रही है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे क्लोरीन के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु का सिद्धांत कहा जाता है। तो आधुनिक परमाणु का सिद्धांत दोस्तों किसे कहा जाता है, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है 102 में आधुनिक परमाणु का सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें ये बताएगा कि परमाणुओं को न तो ख़त्म किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। तो यह आधुनिक परमाणु का सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने दिया था। तो कहाँ है जॉन डॉल्टन, यहाँ है ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि आधुनिक परमाणु का सिद्धांत कौन है, जॉन डॉल्टन है। तो इनका मतलब क्या होता है, ये सिद्धांत क्या है आधुनिक परमाणु का सिद्धांत, यानी जो परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, यही बात इन्होंने बताई थी। प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ 103 वाले को देखें। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक आणविक यौगिक है। तो आणविक यौगिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन साझा से वो बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक आणविक यौगिक है, जबकि आपका ये कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आयनिक यौगिक है, आयनों के द्वारा ये सब बनाए गए हैं बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ हो जाएगा। समझ गए आप। यहाँ देखें 104 वाले में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा। तो क्वथनांक मतलब अगर इसको हम गर्म करते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा, तो यही बात इसमें कहा जा रहा है। तो आपको शॉर्टकट बता दूं समझने के लिए। तो मान लीजिए मान लीजिए कोई डंडी है, एक डंडी है और ये 2 डंडी है और यहाँ 3 डंडी है। तो किसको गर्म करोगे तो कौन जल्दी उबलेगा, तो स्वाभाविक बात है जो एक डंडी है, यानी इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, ये और ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, ये सबसे ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर क्वथनांक उच्चतम किसका होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले का। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है, तो हम लोग पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला।
ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये आप चीज़ 9 में पढ़े ही होंगे ये सब। आगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 105 में, एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? एक तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होता है? तो मेरे भाई परमाणु संख्या परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। जैसे आप अभी आप पढ़ रहे हो, या आप मान लीजिए कैल्शियम का परमाणु नंबर, परमाणु संख्या कितना है? 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 20 प्रोटॉन हैं, इस यानी वो प्रोटॉनों की संख्या बताता है, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है। तो यानी परमाणुओं में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही जो होता है उस परमाणु का मतलब परमाणु संख्या है। तो यहाँ पर आप समझ गए, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें 106 में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे आपके घर और पर लगता है पीओपी जिसे आप कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? तो पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। 106 का बी हो गया। अब दोस्तों कई बार इसके आपके फार्मूला पूछ लेता है। कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसमें आपसे कई बार ये फार्मूला पूछ लेता है। तो आप बता दो कैल्शियम सल्फेट कह रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट लिख दो। कैल्शियम सल्फेट आपका हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया। फिर हेमीहाइड्रेट यानी इनटू 1/2 यानी आधा H2O। तो हेमीहाइड्रेट है तो यानी आधा H2O। तो यही है होता है आपका पीओपी का फार्मूला। तो आप समझ गए हैं, यहाँ पर आपको भूलेगा नहीं कभी। आगे चलते हैं हम यहाँ देखें 107वें वाला गजब का कंसेप्चुअल प्रश्न है। आपको सिर्फ भड़काने के लिए ऐसा फार्मूला सब दे दिया है, बाकी कोई दम नहीं है मेरे भाई। थोड़ा सा आप अगर समझ लिए कंसेप्ट से तो ये आपके जीवन में भूलेगा नहीं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है? अनबुझा चूना दोस्तों, इसका मतलब ये दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आप देखते होंगे पहले गांव में जो चूना उना खाने वाले होते थे, चूना पत्थर के रूप में लाकर, जो पत्थर वाला चूना होता है आप मार्केट से खरीद कर लाते हो ना, तो वो अनबुझा चूना है। अगर आप इसमें पानी में उसको मिला देते हो तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है, तो यानी वो बुझा हुआ चूना हो जाता है। पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर यही है, रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है। तो देख ले कहाँ कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना जल के साथ यहाँ रिएक्शन कर रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी निकल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों तो पहले नहीं होंगे क्योंकि इसमें कैल्शियम है, ये नहीं है। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कैल्शियम और हाइड्रोजन बना रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यही, आप एलिमिनेशन से भी लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा। आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ आपको इसमें भी आपको भड़काने का काम किया गया है, लेकिन आप डरेंगे नहीं, कोई दम नहीं है इसमें। 2 रासायनिक समीकरण आपको दिए गए हैं, केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं, तो इनको आपको बताना है। आपको क्या है देख रहे हैं, यहाँ जिंक दिया है और सॉलिड फॉर्म में, और कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया एक्वस फॉर्म में और कॉपर बन गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको लेड दिया गया है, अब यहाँ पर कॉपर क्लोराइड, और फिर यहाँ पर आपका लेड क्लोराइड बन जा रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में कॉपर अलग हो रहा है। तो कह रहे हैं दोनों स्थितियों में कॉपर अपने यौगिक के रूप में पृथक यानी अलग क्यों हो जा रहा है? तो मेरे भाई इसलिए अलग हो जा रहा है क्योंकि जिंक और लेड की तुलना में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वह अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, बी वाला। यहीं पर देख रहे हैं ना, यानी ये जो जिंक है ना, यहाँ पर ये कॉपर जो होता है, ये यहाँ पर ये जो कॉपर है, ये इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी अलग हो रहा है। जैसे आप परिवार में देखते हो ना, कोई झगड़ा उगड़ा होता है तो कोई बहुत खड़ू मतलब क्या सकते एक्साइटेड व्यक्ति जो होता है वो तुरंत अलग हो जाएगा, हमें झंझट नहीं चाहिए, हम अलग हो जा रहे हैं, भले से नमक रोटी खाएंगे। तो इस टाइप वाले ऐसे ही। तो हम देखें अगला प्रश्न यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, तो 9वें वाले में जो पूछा जा रहा है 109 में, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? अब आपके सरल खास करके जो आपसे सामान्य अध्ययन में टॉपिक होता है वो आ गया है।
हालांकि साइंस का ही है, लेकिन अब सरल आपको मिलेंगे क्योंकि दोनों रूपों में मिलेंगे, कुछ कठिन कुछ सरल, कुछ कम कठिन कुछ कम सरल, ऐसे आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो विशेष प्रकार से जो निर्मित, जो विशेष प्रकार के तालाब और पोखर बनाए जाते हैं उसमें मछली पालने के लिए, तो उस मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर साइंस की भाषा में तो उसे दोस्तों हम लोग पीसी कल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। अब यहाँ पर दोस्तों विटीकल्चर है, विटीकल्चर जिसे द्राक्षा किसी हिंदी में कहते हैं। विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती, जो अंगूर की खेती होती है तो उसे हम लोग विटीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम की कृषि जो होती है, रेशम का उत्पादन, उसे हम लोग सेरीकल्चर। हार्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि, उद्यान कृषि जो बगीचे उगीचे में हम लोग पेड़ लगाते हैं लकड़ियों कड़ियों के लिए, वो सब हो जाता है, तो उद्यान के हो जाएगा आपका। तो फिलहाल आपका उत्तर बी हुआ। आगे यहाँ पर हम लोग देखें 110वें में, तो निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है, तो मेरे भाई पोमीकल्चर, पोमीकल्चर का मतलब होता है फलों को उगाना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ये आर्बोरिकल्चर क्या हो जाएगा, पेड़ झाड़ियों इन सब को उगाना, यानी लकड़ी के लिए जिन पौधों का हम उत्पादन करते हैं उन्हें आर्बोरिकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर तभी आपने यहाँ पढ़ा ही है, ये रेशम उत्पादन दोस्तों। और तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे आपको डी वाले में एपी कल्चर दिया है। एपी कल्चर का मतलब दोस्तों मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी यानी जो आपको शहद के लिए पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन का जो होता है। तो यहाँ से आप समझ गए। फिलहाल फलों का यहाँ पूछा गया है तो आपका उत्तर बी होगा। यहाँ 11 में आप लोग देख लीजिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों यानी प्राचीन प्लांट्स और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है। यानी इनका कहने का मतलब है दोस्तों पारिस्थितिकी यानी हमारा जो पर्यावरण है उसकी कौन सी एक ऐसी शाखा है जो प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं, पुरानी हमारी पर्यावरण जो विशेषताएं हैं, प्राचीन पादप और जंतुएं हैं उनके संबंध में है। तो पूरा पारिस्थितिकी, पूरा नाम जुड़ा है यानी पुराना, तो यहाँ प्राचीन है और पूरा का मतलब भी पुराना होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे, पकड़ लेंगे, आपका उत्तर यही होगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 112 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है घोंघे पशु जगत के किस संघ में आते हैं। तो घोंघा पशु जगत के किस संघ में आता है, तो दोस्तों वो मोलस्क में आता है। मोलस्क संघ के जो जीव होते हैं वो बड़े मुलायम होते हैं और इनमें से कुछ को छोड़ दें तो सबके ऊपर एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे घोंघा के ऊपर एक बड़ा सा कड़ा सा उसमें खोल पाया जाता है, तो वो ही दोस्तों वो होता है। तो जो मोलस्क संघ के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, तो उसमें ये कुछ को छोड़कर, सभी में नहीं लेकिन ज़्यादातर 70-80% में पाया जाता है खोल हो कैल्शियम कार्बोनेट की। कई बार पूछा है कि उनके ऊपर जो खोल होती है किसकी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो समझ गए आप। यहाँ आगे देखें, यहाँ 113 वाले में आपसे एक थोड़ा सा जूलॉजी का प्रश्न पूछ लिया है, तो इसमें आप ज़रा सा भयभीत नहीं होंगे। देखें आपको दिया है यहाँ पर कॉलम ए में दे दिया है और सामान्य नाम, कॉलम बी में उनका वैज्ञानिक नाम दिया है, तो इसे हमें मिलाना है। तो मिलाने वाले प्रश्न मेरे भाई बड़े ही सरल होते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर लेते हैं। बस आपको ध्यान ये देना होता है कि हम जो सब मिलाने जा रहे हैं सबसे पहले उसी को मिलाइए जिसके प्रति आप 100% क्लियर हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमें क्लियर है, हम लोग जानते हैं वो डेविल को लेकर। डेविल दोस्तों, डेविल का दोस्तों वैज्ञानिक नाम मोबुला होता है। तो ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, डेविल का रासायनिक नाम मोबुला होता है। उसके बाद हम लोग कटल फिश को भी कई बार पढ़े हैं, कटल फिश का ये सोपिया होता है। तो सोपिया तो कैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कटहल से मान लीजिए कटहल का हम लोग दोस्तों जो सूप बनाते हैं, सूप यानी रस जुस्सा बनाते हैं ना उसकी सब्जी, तो सोपिया ऐसे हम लोगों ने याद कर लिया है। तो अब एक है यहाँ पर दोस्तों सिल्वर फिश। सिल्वर फिश का रासायनिक नाम क्या है, तो लेपिरमा है। तो लेपिरमा कहाँ है, यहाँ पर ये लेपिस्मा, तो यहाँ पर ये लेपिस्मा है। तो बाकी एक बच रहा है यहाँ पर, ये कैट फिश आपका क्या हो जाएगा, सिलूरी फॉर्मेंस। तो आपका कौन सा उत्तर यहाँ पर बन रहा है, ए वाला सी पर, बी वाला डी पर। तो ए सी पर, ए वाला आपका यानी पहला आपका सी पर गया, दूसरा डी पर जाना चाहिए। तो पहला सी, दूसरा डी और चौथा आपका ए पर जाना चाहिए। तो चौथा ए पर जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा।
आगे देखें हम लोग यहाँ पर एंटोनी वान, गजब का प्रश्न दिया है आपको कोशिका से संबंधित। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, खास करके इनका नाम किताबों में ल्यूवेनहॉक ही मिलता है। ल्यूवेनहॉक ने डॉट डॉट यानी यहाँ पर आपसे डेट पूछा जा रहा है, यानी कब एकल कोशिका वाले जीव के रूपों की खोज की। तो दोस्तों जो ल्यूवेनहॉक हैं, ल्यूवेनहॉक ने 1774 में, यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ सॉरी 1674, तो यहाँ 1674 में एकल कोशिका के जीव के रूप में खोज किया। तो आप सोच रहे होंगे मेरे भाई कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया है। तो मेरे भाई रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, आपको बता दें रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इनसे 9 साल पहले ही किया था। इनसे 9 साल पहले ही किया था। कब किया था दोस्तों? यह 1665 में लगभग उन्होंने खोज कर दिया था। 1665 में ही, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, लेकिन वो कोशिका जीवित नहीं, वो मृत कोशिका थी। जब आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने किया था, केवल इतना पूछे तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप ल्यूवेनहॉक बताना। तो बाद में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया, तो यहाँ पर इनके 9 साल बाद। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आगे जरा हम लोग यहाँ पर देखें, अगर आपसे जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो है उसे ही हमें पकड़ना है। गजब का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न कन्फ्यूज आता रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न में सब गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं, जो नेगेटिव के रूप में दिया है उसे पकड़ना है। तो हम लोग जानते हैं गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, वही गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोगों में 46 गुणसूत्र होता है ना, 23 माँ से 23 पिता से मिलता है। तो इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें गलत वाले को पकड़ना है। जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है मेरे भाई, सेल वाल्व यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं, यह पादपों यानी प्लांट्स में पाई जाती है। तो यानी गलत यही है, और आपका उत्तर यही होगा। हमें गलती मिल गया, हम 100% क्लियर है कि यही गलत है, तो बाकी को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बच के निकल सकते हो, लेकिन ये अपनी अपनी जगह पे सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका को झिल्ली का प्लाज्मा भी कहा जाता है। तो ये सब अपनी जगह पे सही है, गलत बी वाला था। आगे देखें हम लोग 16 वाले को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। फिर वही बात, गलत कथन का चयन। डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक जानकारी होते। यस, डीएनए जो होती है वो जो है कोशिकाओं से संबंधित डाटा डीएनए में ही होता है। तो ये बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमें गलत को ढूंढना है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। यस, ये भी अपनी जगह पे सही है, यानी डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ छड़ के आकार वाले गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम में तभी व्यवस्थित होता है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्रोमैटिन दे दिए, यही यहाँ पर गलती कर दिए हैं। कैसी गलती किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर जो कह रहे हैं ये गुणसूत्र जो होता है ये इसमें मतलब क्रोमैटिन से बना होता है, तो यही यहाँ पर इन्होंने गलती कर दिया। ये तो बना होता है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, न कि डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों बी वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। नहीं मेरे भाई, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मैं आपको कितनी बार बताया हूँ, यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, न कि कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट देखते ही गलत हो गया, यानी आपका उत्तर यही हो जाएगा, यानी यही गलत है। और बाकी सब आपके अपनी जगह पे सही हैं। इनको एक बार पढ़ लेगा। डीएनए जो है एक फंक्शनल खंड को जीन कहा जाता है। तो जो मान लीजिए आपका डीएनए है और इसमें जो फंक्शनल इकाई होता है इसी को हम लोग जीन कहते हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 117 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस कार्बोहाइड्रेट का पहचान करना है। नीचे आपको कई सारा कार्बोहाइड्रेट दिया है, उनका पहचान करना है जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। यानी कार्बोहाइड्रेट तो हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो परिभाषा होती है उसमें नहीं आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको CN कोष्टक में H2O का N,
तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ा है ना, तो ये इसके अनुरूप ये रमनोज नहीं आता, यानी सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज आ जाता है, लेकिन ये रमनोज नहीं आता। तो यह एक डीऑक्सी शुगर होता है, ये शुगर है एक तरह का। तो पता कर लिए हम लोग, ये कार्बोहाइड्रेट परिभाषा में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा लार एंजाइम मौजूद है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। हम लोगों का जो लार होता है मुंह में, जैसे कोई अच्छी चीज़ देखे हम लोग खट्टा मीठा तो मुंह से लार टपकने लगी, तो वो लार में आखिर लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, लार में ये टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन कहाँ है यहाँ पर, ये यहाँ पर टाइलिन का एक दूसरा नाम है दोस्तों एमाइलेस। एमाइलेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसी को एमाइलेस नामक एंजाइम भी बोला जाता है, टाइलिन को ही, जो इसमें आपके लार में मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ ये 19 वाले में, तो देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक कमी से होने वाला रोग है, यानी पेलाग्रा एक तरह का रोग है जो एक तरह से किसी कमी के कारण हो जाता है शरीर में पोषक तत्वों की, जो सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पेलाग्रा में आप लोग दोस्तों, मैं कई बार आपसे पढ़ाया, आपको यहाँ पर मैं बताया था, पेलाग्रा को 3DS भी बोलते हैं, 3DS। यहाँ पर 3DS जो है इनका मतलब क्या है दोस्तों, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डायमेंशिया। तो इन दोनों तरह का यहाँ डर्मेटाइटिस का मतलब होता है चमड़ी का रोग, डायरिया का मतलब दस्त, और एक और जो होता है आपको डायमेंशिया, तो वह दोस्तों एक तरह का पाचन से संबंधित रोग है। तो ये सब इसमें रोग हो जाते हैं पेलाग्रा में, जो किसकी कमी के कारण होते हैं, तो यहाँ पर नियासिन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। तो एक मतलब जो विटामिन B3 होता है उसके तहत, और विटामिन D3 के तहत होता है जो नियासिन या विटामिन 3। अगर नियासिन न रहे तो विटामिन B3 दे दे, तो वही आप बता देना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हमारा मैथ आने वाला है, 120-30 हो जाएगा। तो यहाँ देखें विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है मेरे भाई, हम लोगों ने खूब पढ़ा है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की कौन सी इकाई है। तो दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा है, कक्षा 9 में ही गुरुजी हम लोगों को पढ़ाए होंगे, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापना कैसे मापा जाता है दोस्तों, तो यह एंगस्ट्रॉम इसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम को ऐसे ए करके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, ये एंगस्ट्रॉम का दोस्तों ये मतलब इसी से इंडिकेट करते हैं एंगस्ट्रॉम को। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों, 10 की घात -10, यानी 10 की घात -10 मीटर। तो ये होता है कि एक एंगस्ट्रॉम की लंबाई दोस्तों, तो ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे सर कैंडिला किसका मापा, ये जो ज्योति तीव्रता होता है उसका मात्रक कैंडिला होता है, बल का मात्रक ये डाइन होता है, और विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। सारी चीज़ों को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एक एक ऑप्शन को, नहीं तो दोस्तों हम उत्तर बता के सिर्फ निकल जाएं तो ये आपके साथ बहुत बड़े दोस्तों धोखेबाजी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों एक बात आपसे कहनी थी इंफॉर्मेशन के रूप में मेरे भाई, मेरे 4000 घंटे पूरे हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर दोस्तों 1000 नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जल्दी से 1000 पूरा हो जाएगा तो हम इसे मोनेटाइज कर देंगे। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं इसके बदले हमें थोड़ी इनकम होने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अपने भाई की इस फीलिंग के सिचुएशन को समझ रहे होंगे, हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे मेरे भाई। आपने बहुतों को किया होगा, हमारा भी कर देंगे, तो आपका कोई जाएगा नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आगे चलते हम लोग देखते हैं यहाँ 92 में, इसमें आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध गतिकी, यहाँ क्या लिखा है, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई यूनिट क्या है। तो यहाँ पर गॉस इकाई यूनिट क्या है, श्यानता आप लोग जानते हैं क्या होता है, लिक्विड में होता है। जब लिक्विड कोई बहता है तो एक परत नीचे वाली परत का विरोध करती है, यानी उसमें एक तरह का फ्रिक्शन होता है। तो दोस्तों ये श्यानता की गॉस इकाई क्या होती है, स्टोक्स होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर तो गतिक श्यानता जिसे इंग्लिश में हम लोग डायनेमिक वेलोसिटी बोलते हैं, डायनेमिक वेलोसिटी, तो इसकी गॉस इकाई स्टोक्स होता है। बाकी एम्पियर को आप लोग तो जानते ही हैं, और यहाँ पर जूल को भी जानते हैं, तो यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे चले हम लोग देखते हैं 93 वाले में। तो इसमें देखें भौतिक प्रयोगशाला में
भौतिकी प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी परिपथ में, परिपथ मतलब सर्किट, किसी सर्किट में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए कहा गया, तो उन्हें किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो मेरे भाई ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ। तो वो जैसे किसी परिपथ है, ये मान लीजिए कोई सर्किट है, तो इसमें उनको विद्युत धारा अगर मापने के लिए कह दिया गया, तो किस धारा का वो विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा, विद्युत धारा की मात्रा को मापने का कहा जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो एमीटर का करेंगे मेरे भाई। आप लोगों को मैं कई बार बताया विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसी चालक में जो धारा बह रही है तो उसमें कितना मतलब उसका प्रतिरोध कर रहा है, उसमें कितनी रुकावट आ रही है मतलब करंट को बहने में, तो वो ओम, ओम का आप लोग जानते हैं ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो ये ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक है। आगे आपका तो उत्तर पता चल गया है, मीटर होगा। आगे जो ऑप्शन में है उसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ देखिए आपसे जो दिया है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यही आपके जो स्टेबलाइजर होगा, वोल्ट आप लोग देखते हैं ना उसमें, तो यही स्टेबलाइजर ही उसमें स्टेबलाइजर वगैरह में यही हम लगा होता है वोल्ट मीटर, जिससे हम लोग वोल्टेज को देखते हैं। हाँ, जो आपको अल्टीमीटर दिया है, अल्टीमीटर तो ऊंचाई मापने के लिए होता है। जैसे वायुयान जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, तो नीचे से समुद्र तल से कितने ऊपर हैं ये उनकी ऊंचाई को मापते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सब समझ गए आप। तो सारी चीज़ ऑप्शन को क्लियर कर लिए, आपका जो पूछा जा रहा था ऑप्शन ए होगा। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ पर ये 94 वाले में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत मुख्यतः पन बिजली उत्पादन में प्रयुक्त होता है। यानी पन बिजली, जो बिजली उत्पादन होता है पानी के द्वारा, हाइड्रो पावर, तो यहाँ पर कह रहे हैं पन बिजली उत्पादन में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, बांध बनाया जाता है, बांध के द्वारा पानी को रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर वो टरबाइन लगाया जाता है और वही पानी गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन पे दोस्तों वहाँ पर टरबाइन पर एक तरह का मतलब एनर्जी क्रिएट करता है, टरबाइन घूमता है तो बिजली पैदा होती है। इतना तो हम लोगों ने जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के उत्पादन में तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, U बराबर mgh हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं ना, तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का हाँ, तापीय ऊर्जा में नहीं विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आगे चले हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दिया गया है गति के तीसरे नियम का एक कौन सा अनुप्रयोग नहीं है। गति के तीसरे नियम का एप्लीकेशन यहाँ पर कौन सा नहीं है, एक तरह का आपका उदाहरण नहीं है कौन सा। तो दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा है गति में जो 3 नियम दिया गया है। पहला नियम तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है जड़त्व का नियम, यानी कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, संवेग परिवर्तन का नियम होता है जो कैच वैच लेने वाला होता है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन रिएक्शन का। किसी बॉडी पर हम जितना एक्शन हम लगाएंगे उसके बदले में उतना हमें रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये है, देखते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरे गति का नियम कौन सा नहीं है। तो फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना, यस क्रिया प्रतिक्रिया है। आप किसी फुटबॉल मारेंगे जाकर वहाँ टकराएगा, ये तो है क्रिया प्रतिक्रिया। नाविक के आगे की ओर कूदने पर स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करना। आप नाव पर खड़े हो जाएं, किनारे लाएं और नाव से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपका अगला पैर नाव को पीछे की तरफ धक्का देगा। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये भी हो जाएगा। क्रिकेट के खेल के कैच लपकने के लिए क्षेत्रधारक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। यही मैंने बताया, ये संवेग परिवर्तन का नियम होता है। पीछे की ओर खींचता है तो उसे चोट थोड़ा कम लगती है। ये गति का जो दूसरा नियम है उस पर आधारित है। तो ये वाला यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। बाकी ये तो आप जानते हैं, गोली वाला, गोली चलाने पर जो बंदूक जो झटका देती है वो है यहाँ पर। समझ गए आप। आगे देखें, यहाँ 96 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको खाली जगह यहाँ पर कुछ भरना है जो ऑप्शन में आपको दिया गया है। यानी किस ऊष्मागति के मतलब किस नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा प्रणाली के द्वारा किए गए योग के बराबर होती है। ये थोड़ा सा लिखा टेढ़ा है, इनका कहने का ये मतलब है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यही होगा यहाँ पर। आगे जरा हम लोग देख लेते हैं साथियों यहाँ पर थोड़ा सा। अब फैराडे वाले जानते हैं, हमारा जो जनरेटर होता है यही फैराडे के नियम से चलता है।
यहाँ पर आपको जो दिया गया है 97 में मिट्टी के घड़ा यानी जो मटका होता है, सुराही होती है, उसमें पानी अधिक ठंडा रहने के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो मिट्टी के घड़े वगैरह हम लोग गर्मियों में खूब इस्तेमाल करते हैं, जिन खास करके जब फ्रिज का उपयोग नहीं करते तो उसी से ठंडा पानी अपना करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वाइपराइजेशन होता है। वो मिट्टी के घड़े में जो हल्का हल्का पोर्स होते हैं उसी के माध्यम से पानी का वाइपराइजेशन होता है तो ठंडा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, माध्यम से पानी क्या रिसता रहता है? नहीं, मिट्टी का घड़ा छिद्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ये अच्छा गलत पूछा है ना, कौन सा यहाँ पर गलत है। तो मिट्टी के घड़े में छिद्रों के माध्यम से पानी रिसता है, यस, उसमें पोर्स होते हैं। मैंने ये छिद्र मतलब पोर्स, तो यहाँ पर ये तो होता रहता है। मिट्टी का घड़ा छिद्रपूर्ण यानी पोरस होता है, ये बात मैंने पहले बताई, ये भी सही है। पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है। मेरे भाई, पर्यावरणीय जलवाष्प यानी पर्यावरण का जो वेपर होगा, भाप होगा, क्या वो घड़े में प्रवेश करती है? नहीं, घड़े से तो भाप निकलती है ना। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही गलत है। और आप लोग यहाँ पर ये भी सही है, मिट्टी के घड़े की सतह का पानी वाष्पीकृत हो वेपराइज हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों, आपको जो बताएं क्लियर, हर एक ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटंत विद्या जो होती है दोस्तों बहुत घातक होती है, कन्फ्यूजन बहुत पैदा करती है। आप रट लोगे लेकिन एग्जाम हॉल में आपको मिस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल दे दिया है, MS वर्ड से रिलेटेड। MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो हम लोग इसको पढ़े होंगे, Ctrl+N, N से मतलब नया, N मतलब यहाँ पर क्या है, न्यू। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि आपको नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+New यानी N दबाना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 99 को देखें, बहुत अच्छा आपसे पूछा जा रहा है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई, इतना सिंपल प्रश्न कौन नहीं जानता होगा। CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग 100 वाले में, तो आपसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सही कंसेप्ट है? तो मेरे भाई, आपको बताना है, 4-5 आपको लाइन दी गई है। तो आपको लोग को कक्षा 9 में 11 में तो अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, कि दुनिया का कोई भी पदार्थ परमाणुओं से बना होता है और परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मेरे भाई यस, परमाणु टूटते नहीं है, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो टूटते नहीं है, बल्कि उनमें पदार्थों के बीच कन्वर्जन होता है, यही होता है। तो ये अपनी जगह पर ये सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं का निर्माण या विनाश हो सकता है? नहीं मेरे भाई, पहले मैं बताया ना, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो परमाणुओं मरते नहीं हैं, वो बल्कि कन्वर्जन होता है। ऐसा नहीं, परमाणु डिस्ट्रॉय नष्ट नहीं होते हैं, बस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उनका मिक्सर होता है, कन्वर्जन होता है। तो ये आपका गलत होगा, यानी जहाँ भी बी मिलेगा आपका गलत हो जाएगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, अलग अलग तत्व के जो है परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, हमारा बी यहाँ पर केवल गलत हुआ है। वाले में देखें तो क्या कह रहे हैं, यौगिक पूर्ण या भिन्नात्मक। आपको वहाँ बी वाला गलत था ना, तो जहाँ बी है आपको वहाँ वो होगा ही नहीं आपका। ये यहाँ बी बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ एलिमिनेट करके आप उतने से ही, आपको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप तुरंत पता कर गए कि आपका ऑप्शन सी वाला होगा, क्योंकि बी इसमें नहीं है। वहाँ हमने कन्फर्म हो गया था कि बी गलत था। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, यौगिक पूर्ण या भिन्नात्मक संख्याओं के अनुपात में परमाणुओं का संयोजन है। तो मेरे भाई, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ये आपका भिन्नात्मक में नहीं होते हैं, किसी यौगिक में सतह परमाणुओं के सापेक्ष संख्या के प्रकार निश्चित होते हैं। तो यस, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपने पहले एलिमिनेट कर लिया। दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके व्यूवर्स कम होते हैं, तो थोड़ा आप सबको हमारा मनोबल बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, मनोबल गिरने लगता है ना, तो उतना मोटिवेशन नहीं रह जाता है काम करने में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक नियम में वर्गीकृत किया था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं डोबर-नियर का त्रिक नियम, हम लोग खूब पढ़े, कक्षा 9th में ही ये पढ़ाया गया होगा। डोबर-नियर का त्रिक नियम, ये क्या होता है त्रिक नियम? तो हम लोग जैसे जानते हैं, ये जो खड़ा कॉलम होता है जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, खड़ा कॉलम को वर्ग बोलते हैं, जो 18 होते हैं, और जो गिरा कॉलम पड़ा कॉलम होता है इसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो यानी 7 आवर्त होते हैं,
18 वर्ग होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ा है। तो किसी वर्ग में समान गुण वाले तत्वों को रखा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम हमारे लिए ना, Na और फिर पोटेशियम। तो यही है, कह रहे हैं जो समान गुण वाले तत्व होते हैं उनमें से किसी भी 3 को हम पकड़ लें, किसी भी 3 को अगर हम लोग पकड़ लें तो क्या होता है कि उनका जो परमाणु भार होता है, पहला और तीसरे का एवरेज परमाणु भार दूसरे के बराबर होता है। जैसे परमाणु भार दुगना होता है किसी तत्व का, लिथियम का 3 है तो यहाँ पर हम मान लें यहाँ पर 6 हो जाएगा परमाणु भार, लगभग दुगना होता है परमाणु क्रमांक का। और पोटेशियम के यहाँ 19 होता है तो 38 हम लोग इसका मान लें, तो इसका 38 मान लेते हैं। तो 38 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 44 हो गया। तो 44 का एवरेज लेंगे क्योंकि 2 तत्व इसमें हैं, तो 44 का आधा 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और सोडियम के 11 होगा, 11 का दुगना परमाणु भार कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यानी पहले और तीसरे का एवरेज परमाणु भार दूसरे परमाणु भार के बराबर होता है। यही डोबर्नियर का त्रिक नियम है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे आपको सिखाएंगे दोस्तों, कभी भूलेगा नहीं, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट पे बात होगी। आगे चलते हम लोग देखते हैं यहाँ 102 वाले में, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है। तो आप लोग देखेंगे पहले वाले में जो पहला वर्ग है हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन आप लोग पढ़े हो ना कि हमारे लिए ना करो रब शेष रब से फरियाद। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यहाँ पर ये जो रुबिडियम है तो ये 87 इसका परमाणु क्रमांक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ रुबिडियम हो जाएगा आपका, आरबी से इसे डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चले हम लोग आगे देखें यहाँ पर 103 वाले में। तो आपसे पूछा जा रहा है मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मिश्रण मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर यानी कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, फिर उनको वो सब एक दूसरे के साथ मिल गए तो वही मिक्सर होता है। तो मिक्सर में क्या होता है कि विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। जैसे आपने पानी में चीनी घोल दिया तो पानी आपका विलायक होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा है, जो थोड़ा सा घुला है वो जो थोड़ी मात्रा में वो चीनी है तो वो विलेय हो गया। तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें उसे बताना है जो गलत है। यहाँ देखें, विलयन के छोटे अवयव को विलेय कहते हैं, वही मैंने आपको बताया ना। जैसे यहाँ गिलास में आपने पानी ले लिया तो पानी आपका विलायक हो गया, क्योंकि यही उनको घोल रहा है, और जो चीनी आपने घोल दिया है वो विलेय। तो ये बात दोनों सही है। कोलाइड आप लोग जानते हैं, तो एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मतलब यानी निश्चित अनुपात में नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। नहीं मेरे भाई, इतनी बात तो सही है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, इतना सही है। लेकिन कोलाइड में क्या होता है, उनके कणों का आकार छोटा होता है, बड़ा नहीं। यहाँ बड़ा दे दिया है तो बड़ा नहीं होगा, छोटा होता है। तो यही गलत हो गया, यही आपका उत्तर होगा। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं। यस, ये सही है, लेकिन हमें गलत उत्तर पूछा है, गलत आपका सी होगा। आगे जरा देखें हम लोग 104 में। तो आपसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया का वह प्रकार, यानी रिएक्शन का वह प्रकार जो आमतौर पर तब पाया जाता है जब अभिक्रिया यानी रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह, उत्प्रेरक या अभिकारकों को संतृप्त होता है। तो ये किस कोटि का रिएक्शन होता है। तो इनका कहने का मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो उनको 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिला दें तो वैसे अपने आप नहीं हो पाते हैं, उनको अलग से एनर्जी देना पड़ता है, अलग से उनको जो है मतलब उनकी सरफेस बढ़ानी पड़ेगी, उनके लिए उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो कुछ तरह से व्यवस्था, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सीधे सीधे जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, या कहीं कुछ काम होता है तो नहीं करते, उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, वैसे ये भी। तो जो इस टाइप के रिएक्शन होते हैं जो अपने से नहीं करते, उनके लिए बाहर से कोई हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तो उनको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, 0 कोटि की, यानी वो शून्य है, इसलिए उसको बूस्ट करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ गए आप। आगे देखें यहाँ 105वें में, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई, ऐसे ही आपको बता देता हूँ, कभी भूलेगा नहीं, हो सकता है आपको याद रहेगा। तो मान लीजिए जिंक हो गया, ये ऐसे यहाँ ये आपका जिंक हो गया, मान लीजिए जिंक सॉलिड अवस्था में है। जिंक के साथ आपने इसमें क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये बैटरी वगैरह में जो होता है ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो मान लीजिए एक्वस में होता है, और यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, जिंक और ये सल्फेट।
तो यानी आपका ZnSO4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपका बनेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है आपकी गैस है, तो हाइड्रोजन बनेगा। तो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलती है। तो यहाँ न तो ऑक्सीजन है, न तो कार्बन डाइऑक्साइड है, न तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ आप देख लिए, आप रिएक्शन को मैं करवा दिया। आगे देखें अगर 106वें वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी अधातु, यानी अधातु है, यानी नॉन मेटल है, अधातु जिसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं और विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, यानी नॉन मेटल है, जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, अलग अलग रूपों में। तो मेरे भाई कार्बन है। कार्बन जानते हो बहुरूपिया इसको कहा जाता है। ये ग्रेफाइड वगैरह में कई सारे इसके मात्रक होते हैं। तो दोस्तों अधातु ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कौन सी अधातु है जो चालक का काम करती है, तो यही एकमात्र कार्बन है। ऑप्शन नंबर आपका यही ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 7वें में, तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीनों में एक वैध आबंध है, यानी लीगल बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब जिसे हम लोग देखते हैं ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसी को हिंदी में आबंध बोला जाता है। तो एल्कीनों में कौन सा वैध है, यानी लीगल बॉन्ड है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एल्कीन कह रहे हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसे एन कहते हैं, एन बोलते हैं। एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग इन कह देते हैं, मेथेन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन। तो यहाँ पर हम लोग इन लगा देते हैं। और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसमें आइन लगा देते हैं, प्रोपाइन, मेथाइन, ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन करके आना चाहिए। तो यहाँ पर एल्कीन है ना, तो यानी ई वाला है, यानी डबल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए होगा। आगे अगर हम लोग देखें 108वें को, तो पीट कोयला। पीट कोयला हम लोग जानते हैं क्या होता है। पीट कोयले में क्या होता है, और कार्बन नमी की मात्रा, यानी पीट कोयले में आपको कार्बन और नमी पूछ रहा है कैसा होता है। तो पीट कोयला एक घटिया किस्म का कोयला होता है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन की मात्रा जो होती है वो 40% होती है, यानी कम होती है। कार्बन की मात्रा यहाँ पर कम होती है 40% के आसपास, यानी यहाँ निम्न हो जाएगा। और जो है इसमें नमी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 108 वाले में आपका कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा कि पीट कोयले में कार्बन कम होता है, कार्बन कम होता है यानी 40% के आसपास, और उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यही आपका हो जाएगा। आगे देखें 190 वाले में अगर हम लोग, तो आपसे 190 में देखें क्या पूछा जा रहा है। संघ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये टाइप का जो जीव होते हैं, संघ संधिपाद। संघ संधिपाद का मतलब, संधि मतलब जोड़ना, पाद मतलब पैर। ऐसे जीव, ऐसे संघ के जीव जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं सब। जैसे आप कॉकरोच वगैरह देखोगे, कॉकरोच आजकल खूब चर्चा में है। तो संधिपाद यानी जुड़े हुए पैरों के बारे में गलत आपको चयन करना है, जो गलत है संधिपाद संघ वाले जीव में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 85% से अधिक संधिपाद होते हैं ज्ञात पशुओं में। ये तो सही है, बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। लिग्निन संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा के बहिकंकाल का मुख्य घटक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ये गलती इन्होंने कर दिया है। क्या होता है कि संधिपाद लगभग 90 लाख से अधिक इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 85% यही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कई बड़े वर्ग भी शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह जो इनका बाहरी कंकाल है यह लिग्निन की नहीं बनी होती, यह काइटिन की बनी होती है। तो यही इसमें गलती किया है, काइटिन, ये काइटिन की बनी होती है। तो यही गलत है, आपका यही गलत वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत को पकड़ना है। और बाकी यहाँ पर सब अपनी जगह पे सही है। चलिए हम आगे देखते हैं एक एक चीज़। थोड़ा सा आपको जहाँ बड़ी दिखे तो आप कतई न डरिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कौन सा कथन हमारा ये सत्य है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो आर्थ्रोपोडा के जंतु के उपांग संयुक्त यानी ज्वाइंट अपेंडेंसेस होते हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये तो सही हो गया हमारा। तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का संयुक्त उपागम होते हैं और इनके संचालन में सहायता करते हैं चलने फिरने में। इसमें मिश्रित आँखें होती हैं। तो यहाँ पर तो मिश्रित आँखें भी होती हैं, यस। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही हो जाएगा। और
इसमें मिश्रित आंखें तो होती हैं, ये भी हमारा सही है, यानी बी वाला भी सही होगा। ये पृथ्वी पर सभी जंतुओं का प्रौढ़ यानी मेजॉरिटी बनाते हैं, तो यस ये भी है, सही हो जाएगा। और सभी आर्थ्रोपोडा में प्रजनन की विधि वानस्पतिक, यानी सभी आर्थ्रोपोड में प्रजनन की विधि वानस्पतिक होती है, यहाँ पर ये वाला गलत है, तो आपका डी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपका ये केवल सी हो जाएगा, 110वें का आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए आप। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ जो आपको लास्ट वाला समझना है, आर्थ्रोपोडा में प्रजनन यौन विधि से होता है, न कि वानस्पतिक विधि से। वानस्पतिक विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधों जो एक दूसरे से उसमें उनके फल फूल के द्वारा जो झड़के जाते हैं वो बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें समझ गए आप, जो इसमें प्रजनन होता है वो कैसे होता है, एक प्रजनन यौन विधि से होता है, न कि वानस्पतिक विधि से, यानी डायरेक्ट। आगे देखें, जैसे मानव वगैरह में होता है। 11 में देखें तो क्या होता है, एनीमेलिया जगत। एनीमेलिया जगत के यहाँ पर आपको से बारे में पूछा जा रहा है, एनीमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित, यानी उनका शरीर खंडित नहीं रहता है, द्विपार्श्विक के रूप में सममित कोमल शरीर होते हैं, जिनमें एक त्रिकोश की संरचना यानी कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं, और यह किसी प्रगुहा कंकाल गुदा से रहित होता है। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में हम लोगों को एक बार पढ़ाया गया होगा, कम से कम हम लोग में लगता है इंटर में अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। एनीमेलिया जगत के जीव जो होते हैं वो चपटे होते हैं, चिपटे टाइप के होते हैं, क्रीमी टाइप में होते हैं, बड़ा मतलब ऐसे लगता है क्रीम पोता गया है उन पर। और अखंडित मतलब कटे मतलब अखंडित भाग में नहीं रहते हैं, द्विपार्श्विक होते हैं। तो इसमें यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसमें आपका ये कौन सा हो जाएगा, वही चपटे क्रीमी, वही मैंने अभी बताया, ये चपटे क्रीमी में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला हो जाएगा। तो जैसे ही आपको एनीमेलिया जगत दिखे तो आप चपटे क्रीमी याद रखेंगे, तो आपको भूलेगा नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का उदाहरण है। तो फोम का उदाहरण यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप लोग ने पढ़ा होगा। फोम का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सोख्ता कोई हो गया। सोख्ता क्या होता है दोस्तों, उसमें एक सॉलिड होता है और उसमें गैस भरी होती है, तो वही होता है फोम। एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है यहाँ पर, ये स्पंज का। जैसे आप लोग एक लेते थे पहले एक गेंदा ना, तो जो उसमें क्या होता था, बहुत मुलायम होता था, इतना बड़ा होता था, दाब दोगे तो एकदम रबड़ जैसा पिचक जाएगा। तो उसमें क्या होता है, गैस सॉलिड है, उसके अंदर एक गैस भरी टाइप की होती है। तो ये एक स्पंज का उदाहरण है कोलाइड फोम का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 13 वाले को देखें तो यहाँ आपको कुछ मिलाने के लिए दिया है, मिला लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ यहाँ आपको कॉलम ए में उपासंग दे दिया है, कॉलम ए में आपको उपासंग दिया है, और कॉलम बी में आपको एनिमल उसके जीव दे दिए हैं। तो हमें मिलाकर बता देना है मेरे भाई कौन सा हमारे यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों हेक्सापोडा जो होता है, हेक्सापोडा जो उपासंग होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर जो मच्छर होते हैं। तो हेक्सापोडा, तो यस यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी ये तो जो मिलाने वाले में यही तो बात है, जो सबसे ज़्यादा क्लियर है उसको हम पहले कर देते हैं। तो ए वाला हमारा बी के पास आएगा। ए वाला बी कहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। और ये क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया दोस्तों किस जीव से संबंधित है, डैफनिया से। तो यहाँ पर डैफनिया से ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ से ये हो जाएगा। 2 वाला हमारा 1 पे आ गया, देखिए हमारा काम बना। तो 2 वाला हमारा ए पे आ गया, तो 2 वाला ए पे यहाँ है, तो अब उत्तर आपका यही हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 वाला हमारा डी पे आ जाएगा, यानी ये जूलस, और एक तो बचा है इसका यहीं आएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 14 वाले में एक सर्पिल आकार के, सर्पिल मतलब आपस में लिपटे हुए आकार के बैक्टीरिया की पहचान कीजिए। तो सर्पिल आकार की जो बैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। सर्पिल आकार की जो बैक्टीरिया होती है वो स्पिरिलम कहा जाता है उनको। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। स्पिरिलम में आप लोगों ने अगर इंटर में बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़े होते हैं, ये बैक्टीरिया जो है सर्पिल या कुंडली आकार के होते हैं, कुंडलीकार यानी आपस में लिपटे हुए। विशेष रूप से ये गतिशील होते हैं, इनकी आकृति जो सांप जैसी होती है और इन्हें अन्य प्रकार के बैक्टीरिया से जो अलग रखती है, जो ये है इनका पहचान स्पिरिलम के रूप में होता है। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज किसने किया था। तो कार्क की कोशिकाओं की खोज आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कार्क कोशिकाओं की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक।
1665 में उन्होंने किया था। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाओं की खोज की थी, तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था ये जीवित नहीं, ये मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? अगर जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप ल्यूवेनहॉक बता देना। ल्यूवेनहॉक इनके 9 साल बाद किए थे वो, लगभग 1674 के आसपास। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया, उनसे 9 साल पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। उन्हीं को कह रहे हैं कारक कोशिकाओं की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे देखें 16 में, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। कोशिका के किस घटक में, किस कंपोनेंट में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो आपको बताना है क्या कोशिका द्रव्य होता है या केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। झिल्ली नहीं, कोशिका द्रव्य नहीं, ये नहीं, केंद्रक। यानी जो कोशिका का केंद्रक होता है वही कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए वही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीएनए। आगे देखें हम लोग यहाँ 17 वाले में अगर देखें, आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ मिलाने वाला दिया है, बड़ा अच्छा मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, तुरंत मिल जाते हैं इसमें, क्योंकि जो हम सबसे ज़्यादा क्लियर होते हैं उसी को मिलाकर एलिमिनेट करते हैं। एक तरफ आपको खाद्य घटक, दूसरी तरफ आपको पाचन में शामिल एंजाइम, तो यहाँ पर हमें मिला देना है। तो मेरे भाई हम लोगों ने खूब इसके बारे में पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। प्रोटीन जो होता है, और प्रोटीन में कौन सा जो खाद्य पदार्थ हमारा जैसे प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन में कौन सा शामिल एंजाइम होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। यस, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि कैसे याद करेंगे, जैसे हम लोगों की मम्मी चाहती हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, तो हम लोगों को स्कूल जाते हैं तो रोज़ सुबह सुबह टिफ़िन भर के दे देती हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सुबह सुबह मम्मी के टिफ़िन से मिलता है। तो ट्रिप्सिन यहाँ से आप याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? एमाइलेज होता है। यस, हम लोग जो ऊर्जा, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हमें ऊर्जा मिले, उसी ऊर्जा के से हमें बढ़िया माइलेज मिलता है, हम लोग दिन भर चल पाते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे जो सोच लेना कि जो हम लोग खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उस पर हमें मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट एंजाइम में एमाइलेज। और वसा तो बचा यही आपका लाइपेज। तो आपका कौन होगा? ए वाला सी पे गया, आपका पहला वाला जो है वो सी से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, और दूसरा वाला ए पर यही है, तीसरा बी। आगे चले देखें 18 वाले में। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के विघटन में सहायता करता है। क्या विघटन में सहायता करता है? ये अगर देखें यहाँ पर, तो भाई विघटन में तो सहायता नहीं करता है, ये वाला तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला यहाँ पर मान लीजिए नहीं होगा। तो सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक लवड़ी बेसिक माध्यम बनाता है, जो पेप्सिन, ये भी नहीं होगा। और क्षारीय माध्यम बनाता है, ये भी नहीं। तो शुरुआत के जब तीनों नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है यही आपका चौथा सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्लीय माध्यम बनाता है, और जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यस, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो 19 वाले में फिर आपको मिलाने वाला प्रश्न दे दिया, गजब का, आप तुरंत मिला लेंगे, कोई दम नहीं है। कॉलम ए में आपको विटामिन का नाम, कॉलम दूसरे में आपको उनके कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए से हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँख वाले रोग होते हैं। तो यहाँ पर आँख रतौंधी से संबंधित है। तो यहाँ पर विटामिन ए को आप ऐसे सोच ले, विटामिन ए से क्या होता है? आँख होता है। तो ए में ज़्यादातर आँख वाली समस्या होती है, तो आँख रतौंधी संबंधित है, इसको मिला देना। यानी ए वाला हमारा डी पे आएगा। ए वाला डी पे कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, इसे काट देना। यहाँ नहीं है, इसे काट देना। आपका अब 50% चांस हो गया बनने का प्रश्न। और डी वाला जो होता है, हम लोग जानते हैं हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जाती है अगर हम लोग बराबर सूर्य की रोशनी में नहीं रहते हैं, तो वो यही समस्या हो जाती है, रिकेट से जिसे कहा जाता है। तो 2 वाला आपका 3 पे चला आएगा। तो हमारा 2 वाला सी पे आना चाहिए। तो 2 वाला सी पे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, काम नहीं बना। विटामिन सी के पास चलते, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। तो यस, यानी चौथा वाला हमारा ए पे चला आएगा। चौथा वाला ए पे चला है। चौथा वाला ए पे कहाँ है? यहाँ है। तो हमारा उत्तर आपका ए वाला हो जाएगा। मेहनत करने पर आया, इतना आसानी से नहीं आया है।
आगे देखें हम लोग, सूर्य की प्रकाश, अभी मैंने इसको जस्ट बताया था आपको, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन कमी हो जाती है? डी, मैंने बताया था ना, वही जो रिकेट्स नाम की समस्या होती है वही वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया।